नमस्कार। द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास पर आधारित इस वीडियो श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप किस तरह जर्मनी में राजशाही का अंत हुआ और उसी के साथ लोकतंत्र का उदय भी। पर यह सवाल आज भी बहुत रोचक है कि पहले विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मन समाज के लिए इतने बड़े परिवर्तन के मायने क्या थे। इस परिवर्तन ने जर्मनी की आम जनता को किस तरह प्रभावित किया। लोकतंत्र के उदय के बाद ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ही सालों में जर्मनी के लोगों को लोकतंत्र की तिलांजलि देनी पड़ी और वह अचानक अधिनायकवाद की ओर बढ़ते चले गए। संकट और बदलाव की उथल पुथल से भरे इन हालातों में लोग क्या सोच रहे थे, उनके मन में उन हालातों में क्या आशाएं थी जो उन्हें लोकतंत्र की ओर ले जा रही थी, और क्या इन्हीं आकांक्षाओं के पूरा नहीं होने के कारण वह अचानक तानाशाही की ओर बढ़े और अपने देश और पूरे यूरोप को इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की ओर धकेल दिया। आखिर जर्मनी का लोकतंत्र इतना कमज़ोर क्यों साबित हुआ कि लोगों ने कुछ ही सालों पहले प्राप्त अधिकारों की अपने ही हाथों आहुति दे दी और जर्मनी की पूरी एक पीढ़ी को राष्ट्रहित के नाम पर एक ऐसे युद्ध के अंधकार में झोंक दिया जिसमें उनका विनाश निश्चित था। ये और ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास के एक और अध्याय की रोचक यात्रा। इतना तो तय है कि लोकतंत्र के उदय को लेकर प्रारंभ से ही जर्मनी के लोगों की राय अलग अलग थी। कुछ लोग एक और इस लोकतंत्र से बहुत आशान्वित थे, तो जर्मनी के धनाढ्य और शासक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इससे बहुत चिंतित भी था। उसे असल में यह डर सता रहा था कि वो नई व्यवस्था में अपना पुराना प्रभुत्व खो बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे जर्मनी के लिए दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की शुरुआत मान रहे थे। सांस्कृतिक रूप से बहुत से लोगों के लिए ये पुरानी जर्मन संस्कृति के हास का प्रारंभ था और बहुतों के लिए बराबरी पर आधारित एक मानवीय संस्कृति की ओर बढ़ा एक महत्वपूर्ण कदम। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्रवादियों और सांस्कृतिक परंपरावादियों के बीच में परंपरा बनाम लोकतंत्र का सवाल कभी भी नहीं सुलझ पाया है। सबसे रोचक बात यह है कि हम में से अधिकतर लोगों में इन दोनों मतों का कुछ अंश आज भी लगभग उसी तरह जिंदा है जैसे शायद उस समय रहा होगा। आज भी लोकतंत्र को लेकर यह बहस जारी है कि क्या आधुनिक लोकतंत्र का अर्थ यह है कि पुरानी समाज व्यवस्था को आमूलचूल रूप से बदल दिया जाए, या फिर लोकतंत्र को परंपरा के अधीन रहना चाहिए और परंपरागत पहचानों और उस पर आधारित सामाजिक ताने बाने को सहेज कर रखना चाहिए। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो खुद लोकतंत्र से प्राप्त अपने अधिकारों का निसंकोच फ़ायदा उठाते हैं, पर साथ ही बहुत आसानी से उसकी निंदा भी करते हैं और फिर राजशाही के काल को सांस्कृतिक रूप से एक स्वर्णिम काल सही में मानते हैं। यह दर्शाता है कि हमारा अपने इतिहास के साथ संबंध तथ्यात्मक या वस्तुनिष्ठ नहीं है और हम अपनी असुरक्षाओं और आकांक्षाओं को इतिहास पर आरोपित किए बिना उससे कोई वास्तविक रिश्ता कायम ही नहीं कर पाते हैं। यह वह सवाल है जिसे हम आधुनिक लोकतंत्र के उदय होने से आज तक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार इस सवाल का सही मायनों में कोई स्पष्ट उत्तर दे पाना बहुत मुश्किल साबित होता है। जर्मनी को भी अपने लिए इतने गंभीर हालातों में जूझते हुए ऐसे उलझे सवालों को सुलझाना था जो कि बहुत कठिन था, परंतु इन्हीं जवाबों पर असल में जर्मनी के लोकतंत्र का भविष्य टिका हुआ था। यह समय जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए बदलाव का नया अध्याय लिख रहा था। जर्मनी के साथ साथ यूरोप के बहुत बड़े क्षेत्रों में लोकतंत्र अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। पहले विश्व युद्ध में कई राजशाहियों और राजघरानों को मुंह की खानी पड़ी थी और उनका जन विरोधी चरित्र सबको साफ दिखाई दे रहा था। अब उनके लिए पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था और इन साम्राज्यों के पतन को रोकना लगभग नामुमकिन था। इस परिवर्तन के चलते यूरोप के बहुत बड़े क्षेत्रों में लोग
अपनी नई पहचान गढ़ रहे थे और उनके नए लोकतांत्रिक राष्ट्रों का उदय हो रहा था। रशिया का रोमनोव राजघराना, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का हैब्सबर्ग राजवंश या फिर वो ऑटोमन एम्पायर हो, सभी पीछे हटने के लिए मजबूर थे और यूरोप की आम जनता को अपना हक और अपनी एक नई आवाज़ मिल रही थी। इन खत्म होते साम्राज्यों के अवशेषों से ही फिनलैंड, लातविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे राष्ट्रों का अस्तित्व उभर कर आ रहा था। इन उभरते हुए नए राष्ट्रों में भी लोकतंत्र का सफ़र आसान नहीं था, परंतु अगर वह सबसे कठिन किसी के लिए था तो वह था जर्मनी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले विश्व युद्ध को हारने के बाद पूरा देश बहुत से धड़ों में बढ़ चुका था। एक और जर्मनी अपने 13% क्षेत्रों को खो चुका था। फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क और लिथुआनिया ने उसके कई बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिससे जर्मनी के लोगों में पराजय और गुस्से का एक बहुत गहरा घाव था। कमज़ोर और बिखरी हुई सेना के चलते जर्मनी अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था और इस युद्ध में जर्मनी के प्रमुख सहयोगी जितने भी साम्राज्य थे उन सभी को हार का सामना करना पड़ा था। कमज़ोर और बिखरी हुई सेना के चलते जर्मनी अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था और इस युद्ध में जर्मनी के प्रमुख सहयोगी साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर ही वह साम्राज्य थे जिनका विघटन हो रहा था, जिसके चलते जर्मनी यूरोप में अलग थलग पड़ चुका था। इन हालातों में जर्मनी में इतने बड़े परिवर्तन को लेकर आना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर भी हम पाते हैं कि जहां 11 नवंबर 1918 को जर्मनी संघर्ष विराम की घोषणा करता है, वहीं 6 फरवरी 1919 यानी मात्र 3 महीनों से भी कम समय में जर्मनी में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो चुका था और अगस्त तक नए लोकतांत्रिक संविधान को लागू कर दिया गया था। यह सब ऐसे माहौल में हो रहा था जहां पर जर्मनी एक गृह युद्ध को टालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अलग अलग दलों के नेताओं के समर्थक जर्मन शहरों की सड़कों पर सत्ता संघर्ष कर रहे थे और कई जगहों पर यह सत्ता संघर्ष सीधी लड़ाई का रूप ले चुका था। स्थिति को इस बात से समझा जा सकता है कि नए संविधान का निर्माण और नए लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण बर्लिन की जगह वाइमर शहर में हो रहा था, क्योंकि बर्लिन जो कि जर्मनी का एक बहुत प्रमुख शहर है वो इस कार्य के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था और वहाँ आम तौर पर हिंसा बहुत फैल चुकी थी। इन हालातों में जर्मनी की पहली लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण के लिए उस समय के 4 सबसे बड़े राजनीतिक दल साथ में मिले, जिसमें सबसे बड़े दल का नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके पास 397 में से 110 सीट हुआ करती थी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 दलों में से 3 दल वामपंथी थे और वह एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए साथ आ रहे थे। यहाँ तक कि सबसे बड़ी पार्टी एसडीपी, जो कि गठबंधन का चेहरा थी, वह एक मार्क्सवादी पार्टी थी, जो कि इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि सामान्य रूप से मार्क्सवाद का जो चेहरा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सीधे तौर पर तानाशाही या अधिनायकवाद से जोड़ा जाता है, वो मात्र एक भ्रामक प्रोपेगेंडा है और मार्क्सवाद का गलत चित्र प्रस्तुत करता है, जिसे जानबूझकर प्रचारित आज तक किया जाता रहा है। एसडीपी के ही फ्रेडरिक ईबर्ट, जो कि 1919 में जर्मनी के पहले राष्ट्रपति बने, बहुत लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने 1925 में अपनी मृत्यु तक जर्मनी का इस संकट काल में नेतृत्व किया। फ्रीडरिक ईबर्ट को लेकर अगर ये कहा जाए कि वह जर्मनी के इस काल के सबसे महत्वपूर्ण नेता रहे तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। फ्रेडरिक ईबर्ट ने अपने राजनीतिक कार्य की शुरुआत श्रमिक संघों में की थी। ईबर्ट यह मानते थे कि समाजवादी नीतियों के अलावा जर्मन समाज में गरीबों, श्रमिकों और मजदूरों का हित सुनिश्चित नहीं किया जा सकता और इसके बिना जर्मनी में लोकतंत्र का भी कोई वास्तविक भविष्य संभव ही नहीं है। यह बात सही है कि वाइमर रिपब्लिक या जर्मनी में लोकतंत्र का शुरुआती दौर मुश्किलों से भरा हुआ था, पर कुछ ही सालों में जर्मनी ने बहुत तेज़ी से विकास किया। इस काल में जर्मनी में आर्थिक प्रगति हुई, अन्य राष्ट्रों से संबंध बेहतर हुए और सीमाओं पर चल रहे कई विवाद भी सुलझे। अगर हम मोटे तौर पर वाइमर गणतंत्र के 15 वर्षों पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि उसे प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले 1918 से 1923 का काल जर्मनी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहा। फिर लगभग 1924 से 1929 का समय बहुत तेज़ी से स्थिरता और विकास का रहा।
इस काल में जर्मनी में हम एक जीवंत उदारवादी संस्कृति को बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए देखते हैं, जहां जर्मनी के लोगों को यह एहसास होने लगता है कि वह भी बाकी यूरोप के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे हैं। हालांकि यह बात भी बिल्कुल सही है कि इसी समय में जर्मनी के कई लोगों को अभी तक गरीबी और भूखमरी से जूझना पड़ रहा था, और यह कोई स्वर्णिम काल नहीं था जैसा कि बहुत से इतिहासकार दावा करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद 1929 से लेकर 1933 तक का काल जर्मनी में लोकतंत्र के पतन का काल कहा जा सकता है, जहां लोकतंत्र को नाजी पार्टी और हिटलर ने सुनियोजित तरीके से ख़त्म किया और पूरे देश को राष्ट्रवाद के नाम पर अधिनायकवाद की ओर ले गए। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाए, और क्यों जर्मनी की आम जनता इस रास्ते पर बढ़ने के लिए मजबूर या सहमत हो गई? यही वो प्रश्न है जिससे शायद आज भी हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। नवंबर 11, 1919 वह दिन था जिस दिन फ्रीडरिख ईबर्ट गणतांत्रिक जर्मनी के पहले राष्ट्रपति चुने गए। जर्मन पार्लियामेंट, जिसे राइक्सटाग कहा जाता है, उसने एक ऐसे लोकतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया जिसमें 20 साल से बड़े सभी महिला और पुरुषों को वोट देने का, अपनी सरकार को चुनने का अधिकार था। आज के दिन जिन अधिकारों को हम आधुनिक लोकतांत्रिक अधिकार मानते हैं, वैसे सभी अधिकारों को जर्मनी के आम लोग पहली बार अनुभव करने वाले थे। एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनाने के बाद भी जर्मनी के शुरुआती साल हर तरह से बहुत मुश्किल भरे थे, जिसका असली कारण था पहले विश्व युद्ध में विजेता देशों का जर्मनी के प्रति रवैया, जो कि बहुत कड़ा था, और उन्होंने जर्मनी की इस नई सरकार को ऐसी शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया था जिसका असली उद्देश्य था कि जर्मनी कभी अपना सर फिर से ना उठा पाए। जर्मनी को पहले विश्व युद्ध के दोषी के रूप में ऐसे मुआवजों के लिए मजबूर किया गया था जिनकी भरपाई करना जर्मनी के लिए लगभग असंभव ही था। यह शर्तें एक समझौते के रूप में जर्मनी को मानने के लिए मजबूर किया गया, जिसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिस पर जून 28, 1919 के दिन जर्मनी की नई सरकार ने मजबूर होकर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि को जर्मनी के लोगों ने एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में महसूस किया, और आगे चलकर हिटलर ने इसे एसडीपी सरकार की आलोचना के लिए, उसे राष्ट्र विरोधी साबित करने के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया। इस संधि की शर्तें इतनी कठोर थीं कि यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश यह चाह रहे थे कि जर्मनी आसानी से कभी भी अपने आप को आने वाले निकट भविष्य में उठा ही ना पाए। जिस तरह से ब्रिटेन और फ्रांस दूसरे राष्ट्रों को औपनिवेशिक रूप से गुलाम बनाकर खुद के औद्योगिकरण को अंजाम दे रहे थे, उस दौड़ में वह चाह रहे थे कि जर्मनी आने वाले सालों में किसी भी शर्त पे शामिल ना हो पाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस संधि में वह ऐसे हालात पैदा करना चाह रहे थे जिनके चलते उन्हें यूरोप में इस औपनिवेशवादी दौड़ में अंदर से कोई चुनौती मिल ही ना पाए। अगर हम वर्साई की संधि की शर्तों पर एक नज़र डालें तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि सही मायनों में यह एक राष्ट्रीय अपमान थी, और इसे जर्मन लोगों ने बहुत गहराई से महसूस किया था। इस संधि को जाने माने अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने कार्थेजियन पीस की संज्ञा दी थी, और इस बात की चेतावनी भी दी थी कि इस तरह की संधि किसी भी रूप में यूरोप के लिए एक शांतिपूर्ण भविष्य की कल्पना से भी बहुत दूर है। यह बहुत ही रोचक है कि एक ओर जहां इतिहास हमें बार बार यह बताता है कि एक जनसमूह या राष्ट्र जब किसी भी दूसरे जनसमूह या राष्ट्र को एक सीमा से अधिक दबाने की कोशिश करता है, तो वह आने वाले सालों में एक ऐसे वैमनस्य और युद्ध के बीज बो रहा होता है जिसकी असली कीमत उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां देती हैं। फिर भी हम पाते हैं कि दुनिया के बहुत से राष्ट्र और जनसमूह इतिहास से इस तरह के सबक सीखना ही नहीं चाहते, और अपनी ही आने वाली पीढ़ियों की बलि चढ़ाने में उन्हें ज़रा सी भी हिचक नहीं होती। वर्साई की संधि इस बात को स्थापित करना चाहती थी कि पहले विश्व युद्ध को आरंभ करने की जिम्मेदारी मात्र जर्मनी की थी, और इसका अर्थ यह था कि जर्मनी को ही इसका कसूरवार मानकर उसके लिए एक प्रकार के दंड के रूप में इस संधि की शर्तें रखी जाएं। पहले विश्व युद्ध के लिए मात्र जर्मनी ही जिम्मेदार था, यह बात सत्य से उतनी ही दूर है जितना उड़ने वाले घोड़ों की कोई कहानी। पर हम जानते हैं कि विजेता हमेशा इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि वह सच में मन मुताबिक इतिहास लिख सकते हैं, परंतु इतिहास वह कसौटी है
जो कि निर्मम तरीके से हमारे हर कृत्य की वास्तविकता हमारे सामने रखने की ताकत रखती है। विडंबना ये है कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने इस संधि का नाम शांति की संधि रखा था, परंतु यह अपने आप में उनके औपनिवेशिक इरादों और दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के बीज बोने वाली संधि के रूप में आज तक याद की जाती है। इन विजेता राष्ट्रों ने अगर यह सोचा था कि इस तरह की संधि से वह अपनी वास्तविक नीयत को छुपा लेंगे, तो यह आज एक मूर्खता भरी बात प्रतीत होती है। इतिहास के समक्ष राष्ट्रों की ताकत बहुत बौनी होती है और इस तरह की गलतफहमी को पालना कि वह अपनी ताकत से इतिहास को बदल सकते हैं, सिर्फ एक प्रकार की मूर्खता का ही प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। अगर इस संधि की बाकी शर्तों को हम ध्यान से देखें तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कैसे ये विजेता राष्ट्र ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे थे जिसके चलते जर्मनी कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता था और कोई भी बड़ा आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन जर्मनी की जनता को अपने सम्मान के लिए फिर से बड़े युद्ध के लिए प्रेरित कर सकता था। बड़ी शर्त थी कि जर्मनी को अन्य राष्ट्रों को बड़ा मुआवजा देना होगा, जिसमें पहले ही वर्ष में 20 करोड़ गोल्ड मार्क देने होंगे, जो कि युद्ध के बाद भुखमरी से लड़ते हुए जर्मनी के लिए लगभग असंभव था। कई इतिहासकार मानते हैं कि असल में जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में युद्ध विराम या हार को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि जर्मनी में बड़े पैमाने पर भुखमरी थी और उसके चलते जर्मनी की जनता बड़े आंतरिक विद्रोह की ओर बढ़ रही थी, जिसके कारण जर्मनी के बिखर जाने तक का खतरा पैदा हो चुका था। अगर जर्मनी में भुखमरी के कारण आंतरिक विद्रोह का खतरा नहीं पैदा हुआ होता तो सैन्य स्तर पर असल में जर्मनी इस लड़ाई को आसानी से जारी रख सकता था। वर्साई की इस संधि की शर्त को पूरा करने के लिए और साल दर साल इतने बड़े मुआवजे को चुकाने के लिए जर्मनी ने जो कदम उठाए वे जर्मनी की अर्थव्यवस्था को लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंचाने वाले थे, जिसका प्रभाव जर्मनी की जनता पर सीधा पड़ा। तीसरी शर्त थी कि जर्मनी अपनी सेना को कम कर देगा और उसके विस्तार पर भी प्रतिबंध होगा। उदाहरण के लिए जर्मनी 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकता था। नौसेना में कितने युद्धक जहाज हो सकते हैं या फिर हथियारों का निर्माण करने वाले कारखानों तक की संख्या को संधि द्वारा निश्चित कर दिया गया था। कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर जर्मनी के सैन्य ठिकानों तक को खत्म करने के लिए जर्मनी को इस संधि के अंतर्गत मजबूर किया गया था। जितने बड़े या घातक हथियार थे उन्हें जर्मनी की सेना इस संधि के चलते नहीं रख सकती थी। इसका अर्थ स्पष्ट था कि जर्मनी की सेना का मनोबल पूर्ण रूप से टूट जाए और उसे इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाए कि वह स्वयं की सुरक्षा करने में भी असक्षम हो जाए। जर्मनी की विशाल सेना के विघटन के कारण बहुत से सैनिकों ने अपनी टुकड़ियों का अलग निर्माण कर लिया, जिन पर जर्मन सरकार या जर्मन सेना का कोई वास्तविक नियंत्रण ही नहीं था। इन टुकड़ियों को फ्री कॉर्प्स के रूप में जाना जाता था और जनता के विद्रोह के चलते इस तरह के सैन्य प्रतिबंधों के साथ जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल काम था। इन हालातों में जर्मन सरकार देश के अलग अलग क्षेत्रों में उठ रहे विद्रोहों को कुचलने के लिए फ्री कॉर्प्स पर निर्भर हो चुकी थी। इसका अर्थ साफ था कि जर्मन सरकार पूर्ण रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा तक को सुनिश्चित करने में असक्षम थी। विडंबना यह थी कि अधिकतर फ्री कॉर्प्स टुकड़ियों के ये सैनिक लोकतंत्र के हक में नहीं थे और वो अभी भी पुराने जर्मन गौरव के लिए पूरे यूरोप से पुनः युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। इस संधि के अंतर्गत कुछ शर्तें तो ऐसी थी जहां जर्मनी को मजबूर किया गया कि ऐसे सीमावर्ती इलाकों को जहां पर अच्छे संसाधन एवं उद्योग हैं उन्हें अन्य राष्ट्रों को सौंप दे। इस संधि ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी के एकीकरण की संभावना को भी खत्म कर दिया था और जर्मनी को लीग ऑफ नेशन यानी पश्चिमी राष्ट्रों का वह समूह जहां के फैसले जर्मनी के भविष्य को निर्धारित करने वाले थे उसकी सदस्यता प्राप्त करने का भी अब अधिकार देने से मना कर चुके थे। जर्मनी से शांति के नाम पर इतनी बड़ी कीमत ली जा रही थी जो कि समझ से बाहर थी और वहाँ की आम जनता इन्हें मानने के लिए मजबूर थी। इस तरह की शर्तों को उस वक्त की सरकार ने मान तो लिया था क्योंकि उसके पूरे प्रयास के बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस मानवीय आधारों पर भी जर्मनी की किसी बात को मानने से इनकार कर रहे थे। इस स्थिति के साथ जर्मनी की जनता कभी भी सहज नहीं हो पाई। एसडीपी और उनके सहयोगी दलों की
ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उनके विरोधी दलों ने एक राष्ट्रद्रोही छवि का निर्माण किया और उसे प्रचारित भी किया। हिटलर के समय उन्हें वर्साई के अपराधी की संज्ञा दी जाती थी। आगे चलकर नाजी पार्टी ने इसे इस तरह के प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाया जहां वह खुद को वास्तविक जर्मन राष्ट्रीय हितों और सम्मान के संरक्षक के रूप में स्थापित कर सके और सभी अन्य लोगों को राष्ट्रद्रोही। इस संधि ने नए लोकतांत्रिक जर्मनी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। इन सभी चुनौतियों में शायद सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक चुनौती। एक और आम जर्मन नागरिक के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाना भी मुश्किल था और दूसरी ओर जर्मनी को इतने बड़े मुआवजे चुकाने थे जिसके चलते किसी भी रूप में जर्मन अर्थव्यवस्था का विकास लगभग अब असंभव हो चुका था। मुआवजों के लिए दबाव के चलते जर्मनी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे मुआवजे को कुछ सालों तक चुकाया तो जा सका, परंतु उसके चलते पूरी अर्थव्यवस्था ही संकट में आ गई। जर्मनी ने बड़ी मात्रा में जर्मन मुद्रा को छापने का निर्णय लिया और इसके बाद जो हुआ उसे अतिस्फीति या हाइपरफ्लेशन कहा जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में मुद्रा के छापे जाने के कारण भयंकर महंगाई हो गई और जर्मन मुद्रा का इतना अवमूल्यन हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ब्रेड की कीमत जो कि सामान्य रूप से मात्र 69 मार्क हुआ करती थी, उसकी कीमत जून 1923 में थी 12,000 राइखमार्क और नवंबर होते होते उस ब्रेड की कीमत 4 खरब 28 अरब राइखमार्क हो गई। इतनी मुद्रास्फीति के चलते जर्मन सरकार को 10 लाख मार्क मूल्य के नोट छापने पड़ रहे थे और $1 के मुकाबले में मार्क का मूल्य 10 खरब हो चुका था। जर्मन मार्क का यह मूल्य हर दिन बदलता था, यानी सुबह अगर एक ही सामान लेने के लिए 20 लाख मार्क की आवश्यकता थी तो अगले दिन वही सामान 50 लाख मार्क में खरीदना पड़ सकता था। कहा जाता है कि जर्मनी में उस समय मुद्रा की कीमत इतनी कम हो चुकी थी कि अगर किसी चोर के सामने कागज़ और जर्मन मार्क रख दिए जाएं तो चोर कागज़ चुराना ही पसंद करेगा। जर्मनी की सड़कों पर बच्चे मार्क की गड्डियों से खेलते हुए दिख जाते थे और वह खेलने के लिए उनका ब्लॉक्स के रूप में उपयोग किया करते थे। बहुत से इलाकों में लोग मार्क जलाकर घर में उजाला करते थे क्योंकि लकड़ी खरीद कर लेकर आना उससे कहीं महंगा हुआ करता था। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इन हालातों के चलते हुए भी जर्मन जनता का बहुत बड़ा हिस्सा यह मानने के लिए तैयार तक नहीं था कि जर्मन सेना पहला विश्व युद्ध हार भी सकती थी। यह विचार भी उनके लिए असंभव सा था। उनका मानना था कि युद्धों को मात्र साहस से जीता जाता है और यह संभव ही नहीं है कि जर्मन सेना में किसी भी रूप में साहस की कोई कमी हो। इस तरह का भावनात्मक रुख भी लोकतांत्रिक सरकार को हे मानने के लिए प्रेरित करता था, क्योंकि उनकी दृष्टि में असल में यह लोकतांत्रिक सरकार ही थी जिसने जर्मन समर्पण की अगुवाई की थी। इस सरकार के चलते ही वर्साई जैसी संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा और अब जर्मनी को ऐसे घोर अपमान को सहना पड़ रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इन सब के चलते फिर भी यह कहना सही होगा कि जर्मनी की जनता का ज़्यादा बड़ा वर्ग लोकतंत्र से उम्मीद लगाए बैठा था। जनता की यह उम्मीद थी कि इन सभी संकटों से गुजरते हुए भी आखिरकार शांति की बहाली हुई है और धीरे धीरे देश इन सभी संकटों से उबर जाएगा। इन हालातों में एक प्रभावी सरकार को लोकतांत्रिक रूप में चलाना एक ऐसा कार्य था जिसके लिए बहुत साहसिक और गंभीर प्रयासों की ज़रूरत थी। आने वाले सालों में हम पाते हैं कि जर्मनी ने अपने आप को वहाँ से संभाला और अप्रत्याशित प्रगति की और कुछ ही सालों में ऐसा लगने लगा कि जर्मनी में लोकतंत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस प्रगति का केंद्र असल में जर्मनी में ना होकर उससे बाहर था और कुछ ही वर्षों में इतिहास दोबारा करवट बदलने वाला था, जिसका पूरे यूरोप में शायद सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी पर ही पड़ने वाला था। दुनिया अनियंत्रित पूंजीवाद के चलते एक ऐसे आर्थिक भूचाल से गुजरने वाली थी कि अचानक ही जर्मनी फिर से विध्वंस के मार्ग पर चल पड़ा और इस नए संकट में जर्मनी में एक ऐसी विचारधारा प्रबल होती चली गई जिसके अनुयायी द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ करने वाले थे।